सभी राष्ट्रीय मेन कम मेरिट परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। आज मैं आपको सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एपिसोड 4 का। पहले मैंने पूर्व में वाले एपिसोड में जो दिया था उसका पहला भाग था। वो सभी भाग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई हैं। आप ज़रूर उनको भी देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। एक शैक्षणिक योग्यता का परीक्षण होता है, तो आज मैं उसी का भाग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे भी और बाकी के भाग भी आपके साथ शेयर करूँगा, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और अगर मेरे चैनल पर आप पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। और इस परीक्षा का पता ही है आपको कि इसमें 12,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए आप मन से, अच्छे दिमाग से, शांत होकर के परीक्षा दें और उसकी तैयारी करें। तो आइए देखते हैं एपिसोड 4 में कौन कौन से सामान्य ज्ञान के प्रश्न मैं आपके साथ दे रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? सबको मालूम है ग्रीष्म ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती हैं। तो खरीफ की फसल कौन सी उसमें बोई जाती हैं? तो देखिए, जो सी ऑप्शन है आपको सभी को पता है कि वर्षा ऋतु में बोई जाती खरीफ की फसल। इसमें प्राकृतिक द्वारा बारिश होती हैं, हमारे द्वारा पानी नहीं दिया जाता है। सोयाबीन वगैरह सब ये इसी प्रकार की खरीफ की फसल होती हैं। आगे देखिए आप, गेहूँ, चना, सरसों, मटर कौन सी फसल का उदाहरण है? अब देखिए, ये जो गेहूँ, चना, सरसों, मटर कौन सी फसल का उदाहरण है, मतलब कौन से मौसम में होती है? किसको रबी फसल बोलते हैं, खरीफ बोलते हैं, या दोनों बोलते हैं, कि इनमें से कोई नहीं बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, इसमें इसको रबी फसल बोलते हैं, क्योंकि इसमें किसानों द्वारा पानी दिया जाता है। पानी कृत्रिम सिंचाई के द्वारा किया जाता है, वो रबी फसल कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मछली से हमें कॉर्न लीवर तेल प्राप्त होता है। इस तेल से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? देखिए, मछली का तेल निकलता है, उससे बहुत सारी टैबलेट वगैरह बनती हैं। उसमें आपको कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी उसमें मिलता है, ताकि शरीर में कहीं भी कमज़ोरी होती है या दर्द होता है तो विटामिन डी दिया जाता है, जो मछली से हमें मिलता है। इसके बाद एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन था? उस वैज्ञानिक का नाम बताना है हमें, जो एंटीबायोटिक बनाई थी जिसने। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, थॉमस एडिसन, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबको पता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी इसकी, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की। इसके बाद अगला है कि मादा एनोफिलिस मच्छर किस रोग के कारण होता है? रोग का कारण होता है। मादा एनोफिलिस मच्छर अगर काट लेता है तो कौन सा रोग होता है? डेंगू होता है, मलेरिया होता है, कि H1N1 फ्लू होता है, कि हैजा होता है? तो आपको सबको पता है कि इसमें जो ऑप्शन बी है, मलेरिया होता है इस मच्छर को काटने से। चेचक के टिक्के की खोज किसने की? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अल्बर्ट आइंस्टीन, एडवर्ड जेनर, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपको पता है, सी में जो एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी, चेचक के टीके की। आपने पढ़ा होगा विज्ञान में इस प्रश्न को। सूक्ष्म जीवों को किस यंत्र के माध्यम से देखा जा सकता है? ये प्रश्न से पता चल रहा है कि इसमें कौन सा सही होगा, क्योंकि सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जो हमारी सामान्य आंखें से हम नहीं देख सकते हैं। उन्हें किसके द्वारा देखा जाता है? तो ऑप्शन बी सही है आपका, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, जो कि बहुत ही बारीक से बारीक जीव को भी वो देख सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, जीवाणु क्या होता है? विशाल जीव होता है, कि समुद्री जीव होता है, कि सूक्ष्म जीव होता है, कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, जीवाणु पता है कि विशाल तो होता ही नहीं है, समुद्री जीव भी नहीं होता है, और इसमें आएगा आपका सूक्ष्म जीव, बहुत ही छोटा जीव। सूक्ष्म का मतलब वही जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, उसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव, जो हमारी जनरल आंखों से दिखाई नहीं देता है। इसके बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? नहीं है प्राकृतिक, जो भगवान ने नहीं बनाया है। खनिज, मिट्टी, वायु, ये तीनों प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन इसमें जो प्लास्टिक दिया गया है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसके बाद जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। देखिए, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस की ये सभी। अब देखिए,
पेट्रोल भी एक विशेष प्रकार से प्रक्रिया से बनता है, जमीन के अंदर से निकलता है ना। जीवाश्म जैसा बनता है, कोयला भी ऐसे बनता है, प्राकृतिक गैस भी इस टाइप से बनती हैं। तो ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं यहाँ पर। इसके बाद देखेंगे आप कि निम्नलिखित में से कागज किसका शुद्ध रूप है। कागज, तो यहाँ पर लिखा है सी सेल्यूलोज का है। इसमें मेलामाइल अलग चीज होती है, रेशम एक उससे पौधे से आता है, पौधे में जो कीड़े रहते हैं उससे आता है। तो ये यहाँ पर सी सही है, सेल्यूलोज से का शुद्ध रूप है। इसके बाद रियान किस प्रकार का रेशा है। रियान संश्लेषित है, प्राकृतिक है, प्लास्टिक है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि संश्लेषित रेशा है रियान। इसके बाद नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सी एक धातु नहीं है। धातु मतलब नहीं है, तांबा धातु है, लोहा भी धातु है, सोना भी धातु है, लेकिन जो सल्फर दिख रहा है वो धातु नहीं है, क्योंकि ये सभी धातु हैं, सल्फर धातु नहीं है। इसके बाद देखेंगे आपके इनमें से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, द्रव्य में रहती हैं। आप सबको पता है कि चांदी ठोस होती है, तांबा भी ठोस होता है, तांबा भी ठोस होता है, सोना भी। और इसमें पारा ही एक ऐसी धातु है जो कि वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो हमारा टेम्परेचर वगैरह हम मापा जाता है उसके अंदर पारा रहता है। कौन सी आधातु में चमक होती है। आधातु भी है, वो धातु नहीं है और उसमें चमक भी होती है। तो इसका सही उत्तर है ए वाला, आयोडीन ऐसी होती है जो चमकदार वस्तु होती है। सल्फर, ब्रोमीन इनमें से कोई नहीं है, आयोडीन है ना। धातु नहीं होने के बाद भी चमक होती है उस पर। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन घरेलू ईंधन है। एलपीजी, सीएनजी, कोयला, सीएफसी। तो सभी को पता है कि जो एलपीजी ईंधन है वो घरेलू ईंधन में कहलाता है। थोड़ा डाउट है इसमें। निम्नलिखित में से किससे काला सोना कहा जाता है। तेल, पेट्रोलियम, दूध, थेलियम। तो इसमें जो बी ऑप्शन आ रहा है, इसमें दो प्रश्न में कुछ डाउट है, इसका थोड़ा देख लेना आप यूट्यूब पर। मैं भी आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर कोई गलती होती है तो। इसके बाद कोयला कितने समय में बनता है। देखो, कोयला बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी समय होती है, इसलिए 100 वर्ष भी नहीं होता है, 1000 वर्ष में होता है, लाखों वर्ष बनने में लगते हैं कोयला को, क्योंकि एक विशेष प्रक्रिया द्वारा कोयला बनता है और बहुत वर्षों द्वारा लगते हैं उसमें। लकड़ी का जलना कौन सा दहन कहलाता है। स्वतः दहन, ऑटोमेटिक नहीं जलता है, तीव्र दहन भी नहीं होता है, मंद दहन हो सकता है। इसमें देखिए मंद दहन, बहुत मध्य गति से वो जलता है। इसके बाद आँख के लिए किसका होना आवश्यक है। पानी से तो आँख बुझती है, जमीन होना भी जरूरी नहीं है, हवा इसमें बहुत जरूरी है। जब आँख लगाते हैं हम तो हवा होना जरूरी है। इसके बाद नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ज्वलनशील पदार्थ है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, जो सी पेट्रोल है, ये बहुत तेजी से आग ज्वलनशील सभी है, लेकिन प्रश्न ऐसा होना चाहिए था कि तेज ज्वलनशील, तीव्र ज्वलनशील पदार्थ कौन सा है। तो ये पेट्रोल अंतर्गत आता है। प्रश्न थोड़ा सुधार कर लीजिए इसमें। इसके बाद भारत में कुल कितने अभ्यारण्य हैं। ये कुछ मैंने जनरल नॉलेज के ले लिए हैं, 421 है इसमें। इसके बाद भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है, 77 है। इसके बाद वास्को डिगामा किस देश से संबंध है, कहाँ का रहने वाला था वो। तो वो रूस का भी नहीं था, फ्रांस का नहीं था, इंग्लैंड का नहीं था, वो पुर्तगाल का था वास्को डिगामा, जिसने समुद्र के चारों ओर की भी खोज की थी। मनुष्य में श्वसन के लिए मुख्य अंग कौन सा है। श्वास के लिए किडनी अलग काम करती हैं, क्लोम अलग काम करता है, तो क्या होगा, फेफड़ा है। उसको श्वास के लिए मेन फेफड़ा होता है, लंग्स जिसको बोलते हैं हम। तो दोस्तों धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और इसी प्रकार से मेरे चैनल पर बने रहे। अगला वीडियो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।